आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, अब आ रहे हैं आवाज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा, टाइम चेंज करने को लेके हम लोग देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम आगे करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, गैप नहीं मिलता बिल्कुल भी आपको। इतना तो टीचर भी जब हाँ, 5-10 मिनट ले ले तो उसको भी अपलोड करने में टाइम हाँ, लगेगा, अपलोड बच्चों को करने थोड़ी में। ना होगा, आंखों का हाँ, रेस्ट मिल जाए उसको। नहीं नहीं बेटा, 15 मिनट के गैप में क्या होता है, ये पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाती। दूसरा, तुम्हें खाने का टाइम नहीं मिलता। थोड़ा सा टाइम को कर लेते हैं। हाँ, फ्लो टूट जाएगा, तू बड़ा यहाँ पे नाव चला रहा है, फ्लो टूट जाएगा। है भाई, लिख रहा अरे फ्लो टूट जाएगा। इतने में ये होता है ना, एक गैप चैप्टर गया, ठीक है, थोड़ा आंखों को भी रेस्ट दो, थोड़ा ऊट पटांग हरकतें कर लो, उछल कूद कर लो। ठीक है, जब भी गैप होता है उस गैप में थोड़ा सा ऊट पटांग हरकतें कर लिया करो, एक्टिव हो जाया करो, उछल कूद कर लिया करो, थोड़ा कुछ खा लिया करो। ठीक है, और आंखों को थोड़ा रेस्ट दे दिया करो, फिर अगेन जो आपका 1.5 घंटा होगा ना, उसमें प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। समझ रहे हो, कंटिन्यू फ्लो वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन बना ही नहीं है कि आप लगातार, समझ रहे हो, तीनों बैच आप लगातार स्क्रीन पर आंखें लगा के कर लो तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? हाँ, करते हैं, थोड़ा गैप कर देंगे इसको, 12:30 की जगह 1 कर देंगे, या पौने 1, आधे घंटे का गैप रखेंगे, लेकिन एक ही हो जाएगा, क्योंकि सभी में 15 मिनट चेंज होगा ना, तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, बस तुम इतना कर लो, डेडिकेट होके फॉलो कर लो, सच कह रहा हूं, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, रियल बोल रहा हूं, तुम्हें सेकंड थॉट लेके नहीं आना। बस तुम ये करो, सर जो करा रहे हो ना, बस इस पर फेथ कर रहे हैं। बस वो कप वगैरह होते हैं, क्या नाम है ना? मैंने पूरा बताया था, मैं फिर से बता दूंगा, आई कप आते हैं, ठीक है, आंखों के लिए आई कप आते हैं बेटा, ठीक है। वो तो ये इसके ढक्कन में अरे नहीं नहीं भाई, वो कप ऐसा नहीं होता है, वो कोई, ये बोतल के ढक्कन में अरे पानी भर के सुनो आंखों में मेरी बात, बोतल के ढक्कन में नहीं करना, ठीक है। 15 रुपए का कप आता है, ठीक है, आई की शेप का होता है, आई पूरी उसमें डिप कर जाती है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करो। क्लियर बिल्कुल। और आई एक्सरसाइज में एक बार प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको, जो बहुत जरूरी है, आपको एकदम रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं बॉटनी। एमडी सर ने बेटा एक जूस बनवाया है, मैं भी पीता हूँ उससे पहले, फिर क्लास लेने से पहले। स्टार्ट करते हैं बच्चे, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, एक साल है पूरा ढंग से पढ़ना में। यस। हाँ, ठीक है। अरे मेरे चश्मे का यार, ये पता है क्या हो गया एक्चुअल में, ये हिलता रहता है, इसको बदलना है मुझे। टाइम नहीं मिल रहा है, 1-2 दिन आपकी क्लास चालू हो जाए, फिर मैं करता हूँ इसको, है ना? हाँ, चालू करें, स्टार्ट करें। वॉइस ठीक आ रही है, पहले बता दो। वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस ठीक आ रही है? स्टार्ट करें। यस। बेटा डीपीपी कब चालू करनी है, करनी, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आज हम लोग बेसिक में मैं कुछ चीजें पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके अलावा हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ा दूंगा। कल से फुल फ्लेज आपको चैप्टर चालू हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा आपको, कि प्लीज हमें थोड़ा बेसिक बिल्डअप करने दो, वो आपको फायदा करेगा, फायदा करेगा। चाहे आप पहली बार ड्रॉप कर रहे हो, चाहे चौथी बार ड्रॉप कर रहे हो। होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि यार हमें मार्क्स जो है इतने लाने हैं कि कट ऑफ जरूर पार हो जाए, बस। ठीक है। यस। हाँ, ठीक। यस। सर्वेश सर धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल टॉपिक है, धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ ना, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के बाद 15 मिनट के गैप में बेटा, एक्चुअल में क्या है कि फिजिक्स और बॉटनी में जो गैप है इसको थोड़ा बढ़ाते हैं और क्लास की टाइमिंग ठीक करते हैं। ठीक है। यस। डोपा कहाँ मिलेगा? डोपा मिला तो था, एक मिनट देखता हूं। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बायो 330 है, इस साल कॉलेज मिल रहा है नहीं तो दोबारा पढ़नी है पूरी पूरी, या तो तू मेरी जगह आके पढ़ा ले, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बेसिक से फिर पढ़ना है सारा। यस। प्लीज किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें, जिनका स्कोर कुछ भी है प्रॉपर बैच ज्वाइन करके सही तरीके से पढ़े, नहीं तो क्या होगा, आप फिर से एक साल खराब कर लोगे। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोलता हूं क्योंकि बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है ना वो खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि बायो में मुश्किल अभी आया नहीं है, सिर्फ लेंदी आया है। जिस साल मुश्किल आएगा तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो हम क्लास में लेवल पढ़ा रहे हैं उससे फायदा होता है।
और इसीलिए लाइव क्लास में पढ़ना जरूरी होता है, डेली का डेली काम करना जरूरी होता है। यस, चले चालू करें। एक बार डोपा का मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, कौन सा था। यस, एक सेकंड बस मुझे दे दो। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड दे दो बस। एक सेकंड बस मुझे देना, मैं एक बार वो ले लूं आपका यहां पे वो जो। एक सेकंड देना बस, वो यार वो कहाँ गई। चलो कोई नहीं, लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें। हाँ, लेक्चर 1 के पीपीटी में यहाँ पे है नहीं यार, वो मेरे पास लैपटॉप में होगी। मैं एक बार करता हूँ, लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ उसको। आप टेंशन मत करो, करूंगा आज डिस्कस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बता दो जल्दी जल्दी से। यस, यस, चलो आ जाओ बेटा। आज भी थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी से सुनना। हमने सेल के बेसिक पढ़ रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग दी थी सेल की। कितने लोगों को याद है लास्ट क्लास का? मैं एक बार रिपीट करता हूं समरी की फॉर्म में। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद करेंगे। मैंने बोला था सेल एक प्रकार का चैम्बर होता है। उस चैम्बर की जो मेम्ब्रेन है, मेरे साथ याद रिवाइज करो फटाफट से। मैंने आपको सबसे पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैं समरी जरूर दूंगा हर क्लास में। ये चीज एक नई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस साल से, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से सुनेंगे। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सेल एक प्रकार का चैम्बर होता है। वो चैम्बर क्या करता है, इनर और आउटर एनवायरनमेंट को अलग करता है। सेल की जो दीवार होती है लिपिड की बनी होती है। लिपिड खुद से एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल मानते हैं, पर लिपिड में हमारे पास जो हम यूज करते हैं फॉस्फोलिपिड होता है, जिसका एक एंड पोलर होता है, दूसरी दो टेल होती है नॉन पोलर। नॉन पोलर टेल एक दूसरे की तरफ आती है और एक बाइलेयर बनती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक बाइलेयर होती है। अब उस बाइलेयर से चीजें अंदर ले जाने के लिए कैसे आ सकते हैं, चैनल से ला सकते हैं। किससे ला सकते हैं, चैनल से ला सकते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया था। उसके बाद हमने बोला था कि सेल के अंदर कुछ खास तरह के रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस को हमेशा एक एंजाइम कराता है। उन एंजाइम वाले रिएक्शंस का नाम हम क्या रखते हैं, नाम क्या रखते हैं बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन रखते हैं। क्या रखते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन रखते हैं। अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है, जल्दी बताओ। उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, राइबोसोम चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, राइबोसोम चाहिए, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। यस, राइबोसोम चाहिए। अब जो राइबोसोम होता है, ध्यान से सुनेंगे। राइबोसोम जो होता है मेरे पास कई तरह का होता है, ठीक है, 80S 70S। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है, डीएनए से। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो किसी भी सेल में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेल एक प्रकार का कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट के बाहर, ये लिखना नहीं है, उस कंपार्टमेंट के बाहर मेरे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यहां तक कोई दिक्कत? साइटोप्लाज्म एक तरह का मीडियम होता है। क्या होता है हमारे पास, मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम होता है। साइटोप्लाज्म एक तरह का क्या होता है बेटा, हमारे पास मीडियम होता है। समझो, साइटोप्लाज्म एक तरह का मीडियम होता है। और इस मीडियम में हमारे पास केमिकल रिएक्शन चलते हैं। उन केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उन केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। प्लीज एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जेनेटिक मटेरियल मेरे पास डीएनए होता है। उस डीएनए में दो धागे होते हैं, उसको कहते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए।
तो डबल स्ट्रैंड डीएनए हमारे पास क्या है, सेल के अंदर क्या है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलावा चैनल होता है मेम्ब्रेन में, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, यस और नो। उसके अलावा राइबोसोम होते हैं जो एक प्रकार की ऑर्गेनल होती है, क्या होती है, ऑर्गेनल होती है। फिर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट बनते हैं, उस कंपार्टमेंट को कहते हैं ऑर्गेनल या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जो डीएनए है उसके बाहर एक क्या लगी हुई है, मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है ना बेटा, वो एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए के बाहर क्या लगी हुई है, मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा। अब मैं आपको दो तीन चीजें बोलूंगा, मेरी बात अगर आप समझ सके ध्यान से सुनना। कोशिश करो क्लास में नोट्स बनाने की। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, कोशिश करो क्लास में ही नोट्स बनाने की, पूरी कोशिश किया करो। जब मैं लिख रहा होता हूं, पहले मैं समझाता हूं फिर मैं लिखता हूं, तो जब मैं लिख रहा होता हूं कोशिश करो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लिख लो। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो उसको पीडीएफ में से लिखा करो, अलग से नोट्स मत लिखा करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। यस, यस, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ, सही है। एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन सारी प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट प्रॉपर बता दिया था। अब मैं आ रहा हूं आपको डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो टॉपिक का जो नाम है वो हम सेकंड टॉपिक आज पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर ये चीज कराऊंगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड किसे कहते हैं, ठीक है, और डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डालो। टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे मैं बता देता हूं, आज का जो टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। फिर क्या होगा, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं यहां से आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये सारी चीजें समझाता हुआ चलूंगा। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे पूरी क्लियरिटी रखें, ये आज का टॉपिक रहने वाला है पहले। उसके बाद मैं कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताते हुए चलूंगा। आज हम लोग इसका बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है, सही है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ताकि मैं इधर लिखूं फिर इधर लिखूंगा, जो आप लोगों को मेरे साथ एक दिक्कत फील होती थी कई बार। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, ध्यान से सुने। अगर मेरे पास कोई सेल है, उसके अंदर ये डीएनए है, तो ये डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए क्या है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि इसके पास क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि इसके पास जीन है, क्या है, इसके पास जीन है, और जिसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा, इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप ये बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जिसपे क्या हो, जिसपे इंफॉर्मेशन हो, जो कैरी करे जीन, कैरी करे क्या, जीन कैरी करे, जिसपे जीन लगी हो। अब सवाल ये उठता है जीन क्या होती है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे, आप मेरी बात सुने ध्यान से, ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसे ही मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये डबल, तो डीएनए और जीन, इसको बात कर लेते हैं। देखो डीएनए और जीन क्या होता है, ये भी बात कर लेते हैं फटाफट से। डीएनए और जीन क्या होता है, इसको बात कर लेते हैं। तो अगर कोई सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, देखो मान लो मैंने ये डीएनए बना दिया, ये मैंने डीएनए बना दिया। डीएनए का इतना बड़ा पार्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे ये वाला पार्ट, ये इसमें कोई इंफॉर्मेशन है, क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है। मान लो इसमें क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है ना, सम इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, जीन दे देते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, जीन। तो जीन क्या होती है बेटा, दिस इज जीन। तो जीन किस पर होती है, डीएनए पर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक डीएनए पर बहुत सारी जीन हो सकती है। जब बहुत सारी जीन किसी सेल की ले लेते हो
तो उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात में समझ में आएगा। सिंपल भाषा में ये समझो, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि ये वो चीज होती है जिस पर जीन होती है। पहली बात समझ में आ गई। हम कहते हैं कि नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल कौन होता है बताओ। नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। नॉर्मली क्या होता है, डीएनए होता है। अब मैंने ये डीएनए बना दिया, इस डीएनए के एक टुकड़े को एक पार्ट को जिसपे इंफॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉटल है, बॉटल में ये पार्ट क्या है, एक एक काम कर रहा है, ये बॉटल का एक हिस्सा है जो एक काम कर रहा है। उस ऐसे ही क्या है, डीएनए का एक हिस्सा जो काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो अगर मुझे ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये भी समझ में आ रही है कि डीएनए एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए क्या है बेटा, डीएनए एक तरह का स्ट्रक्चर है, यस और नो। और जीन क्या है, जीन एक तरीके का फंक्शन है। जीन क्या है, एक तरीके का फंक्शन है ना। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, किसी सेल की सारी जीन के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो हम ये लिख सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है सम टोटल ऑफ ऑल जीन ऑफ सेल, ऑल जीन ऑफ सेल, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्या यहां तक ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, सारी जीन को मिला के हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जीन क्या होता है, जीन एक प्रकार का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन, डीएनए का। डीएनए क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं ये मार्कर क्या काम करता है, लिखता है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। ये बना किसका है, प्लास्टिक का। ऐसे ही डीएनए बना किसका है, न्यूक्लिक एसिड का बना है, पर काम क्या करता है, वो प्रोटीन बनवाता है। तो जीन होना मतलब फंक्शन होना, स्ट्रक्चर मतलब डीएनए। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जीन एलील में बाद में डिफरेंस करेंगे। क्या आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप जरा कोशिश करें, देखिए सुने मेरी बात सुने। अब हम यहां पर कुछ नोट लिखेंगे। ये नोट 100 रुपए का नोट है, ध्यान से देखें। नोट जो है वो ये है बेटा, इन ऑल लिविंग सेल, सभी प्रकार के लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इज डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड का क्या है, डीएनए है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं वायरस की, वायरस लिविंग नहीं होता। वायरस क्या है, लिविंग नहीं है। तो वायरस क्या है, नॉट लिविंग, लिविंग तो नहीं है। तो वायरस जो है उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कैन बी जेनेटिक मटेरियल कैन बी, क्या हो सकता है बताओ, कैन बी डीएनए और आरएनए, इनमें से कुछ भी हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। तो मेरे को एक सिंपल भाषा में समझ में आया कि सभी लिविंग कोशिकाओं में, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे प्लांट हो, सब में जीन किसकी बनी है, डीएनए की। सब में जीन किसकी बनी है, डीएनए की। पर वायरस में वो आरएनए की भी बनी हो सकती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि जीन इज केमिकली डैश इन ऑल लिविंग सेल, या लिविंग सेल की बात कर दे, और मैं यहां पर 2 ऑप्शन दे दूं आपको, मैं लिख दूं डीएनए, मैं लिख दूं आरएनए, और मैं लिख दूं सी बोथ, ऐसा लिख दूं, तो आप क्या मार्क करोगे, जल्दी बताओ। सर हम मार्क करेंगे डीएनए। लेकिन मैं अगर आपको, ध्यान से सुनो, मैं अगर आपको ये लिख दूं कि जीन इज केमिकली मेड अप ऑफ डैश इन ऑल लिविंग सेल में डीएनए किसकी बनी हुई है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया बेटा, मैंने यहां पर लिख दिया डीएनए, मैंने यहां पर लिख दिया आरएनए, मैंने यहां पर लिख दिया बोथ, और एक ऑप्शन लिख रहा हूं एनी वन ऑफ ए एंड बी। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा, डी आएगा।
या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी, दोनों थोड़ी जीन हो सकती है। या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी। अब दिमाग में बैठ गया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? सम टोटल ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन सेल। सही है, सही है। लिविंग सेल में हमेशा क्या होता है? डीएनए होता है। चाहे बैक्टीरिया को हो, पता है बहुत सारे बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, उनको याद नहीं रहता कि बैक्टीरिया में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यस, यस। अगर मैं आपसे कहूं जीन इज केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए आरएनए बोथ, या इनमें से, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए क्यों होगा भाई? अच्छा, यहां लिविंग सेल लिखा, ओ हो मैंने लिखा गलत है बेटा, इसको ठीक कर देते हैं, वायरस करना लिखना था, गलती हो गई, लिखने में गलती हुई है। वीडियो मत बनाना मेरे खिलाफ, बस ठीक है, लिख लीजिए। वायरस लिख रहे हैं, वायरस वायरस वायरस। हाँ, वायरस चेंज कर दिया मैंने, वायरस कर दिया। ठीक है, ठीक कर लो, नोट कर लो, जल्दी से आगे चल रहे हैं। तो मैंने यहां स्लाइड पे दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, और व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। अब मुझे बताओ क्या बड़ा है? जीन बड़ा है, जेनेटिक मटेरियल बड़ा है? जीन बड़ा है, जेनेटिक मटेरियल बड़ा है? जल्दी बताओ। वायरस में डीएनए होता है बेटा, कुछ वायरस में डीएनए होता है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वायरस है। हेपेटाइटिस सुना है? हाँ सर। हर्पिस सुना है? हाँ सर। चिकन पॉक्स सुना है? हाँ सर। इनमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। यस, याद रहेगा? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी। पहली स्लाइड क्लियर है? पहली स्लाइड क्लियर है? पहली स्लाइड क्लियर है? जल्दी जल्दी, फास्ट। आरबीसी में सेल ऑर्गेनल नहीं है, आरबीसी में सेल ऑर्गेनल है। आप एक चैट में बताओ, क्या आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल होती है? हाँ होती, राइबोसोम होते हैं सिर्फ। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, देखो मान लो क्वेश्चन देता हूं, इन आरबीसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट, ट्रू। क्या आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनल होती है? यस, राइबोसोम होते हैं। सही है, याद रहेगा, याद रहेगा। यस बेटा। आयुषी मिश्रा, आपको वॉइस क्रैक होती क्यों दिख रही है? मुस्कुरन, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है किसी को? मेरे को तो नहीं लग रहा आनी चाहिए। मिथुन चंद्रा, बेटा क्लास देखते हैं, कुछ चेंजेस करेंगे, बायो की क्लास थोड़ी सी आगे ले जाएंगे। यस, यस, सही है। एक कान से वॉइस आ रही है? नहीं बेटा, वॉइस ठीक ठीक है वैसे तो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को क्लियर तो है, फिर कैसे हो रहा है? राइटिंग में चेंज हो रही है, क्योंकि मैं इधर मुड़ के लिख रहा हूं तो चेंज हो रही होगी। ठीक है, देख सकते हैं, आ जाइए, जल्दी करिए, जल्दी लिख लो। एक बार नोट तो करो, आगे चल रहे हैं। नोट करो जल्दी से बेटा, नोट बेटा। देख मैं आपको समझाता हूं, तेरे दिमाग में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट परमानेंटली बैठने चाहिए, चाहे तेरे को कितना भी आता हो। पहला, सभी प्रकार के लिविंग सेल कोशिकाओं में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। दूसरा, आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, पर सिर्फ वायरस में। वायरस में डीएनए आरएनए दोनों पॉसिबल है, पर लिविंग सेल में हमेशा डीएनए होगा। जीन और जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल बड़ा होगा, बिकॉज इट इज सम टोटल ऑफ ऑल जीन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? इस पूरी स्लाइड पे सिर्फ ये लिखा हुआ है। अगली स्लाइड चलेंगे। अब हम ये समझेंगे बेटा, अब हम ये समझेंगे कि हमें क्या नीड है जेनेटिक मटेरियल की। वाई वी नीड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को इस स्लाइड में? किसी प्रकार का कोई बेटा देख बच्चे, अगर आप इस तरह की कमेंट भी करेंगे कि क्लास 7:30 बजे रख लीजिए, कभी क्लास ही नहीं हो पाएगी। क्लास में हल्का टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन क्लास फर्स्ट मॉर्निंग वाले स्लॉट में ही होती है हमारी सबकी। रीजन क्या है? ड्रॉपर बच्चे को शाम में पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है बेटा? यस, ठीक है बेटा। ये जरूरी नहीं कि पूरे डीएनए पे जीन हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे डीएनए पर जीन हो, ये भी सही है। यस, यस। जीन का फंक्शन नॉट क्लियर। मेरी बात सुन, देख इधर, इधर मेरी तरफ देख। ये इतना बड़ा टुकड़ा
एक प्रोटीन बनवाता है, ये फंक्शन होता है। जीन कैसे काम करती है? प्रोटीन बनवा के काम करती है, प्रोटीन बनवा के। ठीक है, डन। यहां भी कोडिंग नॉन कोडिंग नहीं लाएंगे, आगे आ जाओ। वाई नीड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमें नीड क्यों है जेनेटिक मटेरियल की? आज का सेकंड कॉन्सेप्ट है ये, सही है। देखो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, आपने क्या पढ़ा है? देखो मान लो ये मेरे पास एक सेल है, मेरे पास ये एक सेल है, उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। किस तरह का सेल है? जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा, जेनेटिक मटेरियल है। हम क्या करते हैं, इस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाते हैं ऐसे। तो हमने क्या कर दी, कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल बना दी। यस, कॉपी ऑफ क्या बना दी? जेनेटिक मटेरियल, ये बना दी। अब क्या हुआ, दोनों सेल में इसको बांट दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे कहूं कि रोल क्या है, रोल क्या है जेनेटिक मटेरियल का, व्हाट इज रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल? अगर आपसे कोई कहे कि मुझे रोल बता दो जेनेटिक मटेरियल का क्या है, व्हाट इज रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सिंपल भाषा में बताता हूं। रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या रोल है? सबसे पहला रोल, फर्स्ट रोल क्या है? हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। इट हैव इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए, या हम लिख सकते हैं कोई कैरेक्टर शो करने के लिए, किसी भी प्रकार का कैरेक्टर शो करने के लिए इंफॉर्मेशन है। दूसरा हम लिख रहे हैं, दूसरा हम ये लिख रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, दूसरा हम ये लिख रहे हैं, पहला तो ये हो गया कि वो कैरेक्टर शो करता है, प्रोटीन बनाता है। दूसरा क्या करता है बेटा, कि जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनती है। जेनेटिक मटेरियल की जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की कॉपी बनती है। इंफॉर्मेशन की क्या होती है? कॉपी। इंफॉर्मेशन कॉपी अकर, और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें? किसमें बांटा जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें बताओ? डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें? इन टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में ये आगे बांटा जाता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या होगा बेटा, ये इंफॉर्मेशन बनी। देखो आप एक चीज समझनी पड़ेगी, एक सेल लाखों साल में, लैक्स ऑफ ईयर में इवॉल्व किया है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जीन प्रेजेंट है। अगर सेल मर जाएगा तो इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाकर उसे आगे पास करना है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी, क्लियर है? यस बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। अगर मैं तेरे को सिंपल भाषा में पूछूं, तेरे स्किन सेल में जेनेटिक मटेरियल यहाँ है, वो कहां से आया होगा? जाइगोट से आया होगा। तो जाइगोट की डिवीजन से स्किन सेल बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोशिका डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाकर वो दो सेल में भेज देते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ियों में जाती रहे। दूसरा काम क्या है, जो इंफॉर्मेशन को लेकर है, प्रोटीन बनाने के लिए, किसी प्रकार के कैरेक्टर को शो करने के लिए, इसलिए है। वो प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो आपको सिंपल सिंपल सी चीजें समझा रहा हूं, समझो इस बात को। जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा, फास्ट। हाँ, किसको किसको लग रहा है लैग हो रहा है? एक बार बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। ठीक है,
ठीक है, चले आगे। एक बच्चा बता रहा है 480 पी पर कोई लैग नहीं है, यहां तक ठीक है? ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सुनो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अगर आप मेरी बात समझ पाए, क्या अब हमें क्रोमोसोम डीएनए इनके बारे में भी पता होना चाहिए? बिल्कुल, नहीं तो क्या होगा, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है ना? यहीं से आपको बेसिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से हम लोग जो बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्रोमेटिन किसे कहते हैं, फिर क्रोमोसोम किसे कहते हैं, और न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात समझ में आएगी। ध्यान से देखना, आपको एक एक बात समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रोकैरियोटिक सेल। कितने कितने बच्चों को पता है प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को पता है प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई, प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? सही, जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, मेरी बात सुनो ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक सेल की टाइप होती है। बैक्टीरिया क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। समझ, ध्यान से सुन। बैक्टीरिया क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। एक डिफरेंस ये आप बोल सकते हो। वैसे हम लोग इसको दोनों को सेम लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को लगभग सेम लेते हैं। मैं आपको अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए, बैक्टीरिया का है, ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल एक सेल की टाइप है। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, इसलिए बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल सेम है। सर क्या बोल रहे हो? दोबारा रिपीट करता हूं। जब तुम छोटे थे, गांव में थे या कहीं भी थे या अभी भी हो, गांव में क्या था, पहले एक ही टूथपेस्ट, टूथ वो आता था, टूथ पाउडर आता था, और वो होता था कोलगेट। कोलगेट को लेके ऐसे ब्रश साफ करते थे। तो टूथपेस्ट और कोलगेट एक ही बात मानी जाती थी। बाद में क्या हुआ, अलग अलग टूथपेस्ट आ गए और टूथ पाउडर आ गए, तो कई नाम हो गए। ऐसे ही क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है, या बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है। इसका मतलब हम दोनों को लगभग एक जैसा ही मानते हैं। ये बात समझ में आ गई? लगभग एक जैसा मानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा हमारे पास, ध्यान देंगे। ये हैंग क्यों हो गया? आ जाइए, देखिए। देखो, हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है, दिख रहा है आपको? कौन बच्चा बताएगा इस सेल में ये मेम्ब्रेन है? दिस इज मेम्ब्रेन। सिंपल सिंपल बताऊंगा आपको। अब ये डीएनए है। अब ये डीएनए ऐसे कंप्रेस करके एक जगह पर रखा हुआ है। रखने के लिए डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में भी फैला हो सकता था ऐसे, लेकिन इसको कंप्रेस करके एक जगह पर रख दिया गया ऐसे। इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, मेरी बात समझ। हम ये लिखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए इज कैप्ट कैप्ट इन कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म कहां रखा गया है? किस में रखा गया है? साइटोप्लाज्म में रखा गया है। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखो, समझने की कोशिश करना। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है यहां पर? न्यूक्लियोइड का मतलब है कि मेरे पास एक तरीके से जो डीएनए है बैक्टीरिया का, वो हमारे पास न्यूक्लियोइड है जो कम जगह में रखा हुआ है। अब इस पर सारी जीन प्रेजेंट है। इसी को जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। इसको जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर सारी जीन प्रेजेंट है। इसे ही इसी का जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की जो कंडेंस फॉर्म है, व्हाट इज कंडेंस, कम जगह में रखी हुई फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, जो बैक्टीरिया का डीएनए है।
इस पर सारी जीन प्रेजेंट होती है, इसे ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और इसे ही जीनोमिक आवाज आ रही है बेटा, एक बार चेक करो।
हाँ स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था किसी रीजन से। मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। कुछ ऐसे वो वायर को हो गया था। अब आवाज आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? फटाफट से बताओ, चालू करें। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास। डीएनए इज, हाँ, केप्ट इन कंडेंस फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल, जीनोमिक डीएनए। यस, यस। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे पास है उसमें डीएनए को हमने कंडेंस फॉर्म में रखा है। ठीक है, और कहां रखा है हमने? साइटोप्लाज्म में रखा है। कहां रखा है हमने? साइटोप्लाज्म में रखा है। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा? डीएनए होता है बैक्टीरिया का। उसे ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसे ही जीनोमिक डीएनए कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, आप कहोगे बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड क्या है? डीएनए की कंडेंस फॉर्म। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? सम टोटल ऑफ ऑल जीन। सम टोटल ऑफ, बताओ जल्दी से, सम टोटल ऑफ ऑल जीन। सम टोटल ऑफ ऑल जीन, सभी जीन के टोटल को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना। अगर मेरे पास किसी डीएनए पर, ये डीएनए है, अगर इस पर मेरे पास जीन प्रेजेंट है, इस पे मेरे पास यहां जीन है, यहां जीन है, यहां जीन है, यहां जीन है, यहां मेरे पास क्या है? जीन प्रेजेंट है, ये रही जीन। यहां पर क्या है? जीन प्रेजेंट है। यहां पर क्या है? जीन प्रेजेंट है। तो अगर यहां पर हमारे पास जीन प्रेजेंट है, तो जब मैं इसको बेंड कर रहा हूं, जब मैं बेंड कर रहा हूं, तो यहां पर भी तो क्या जीन होगी? बिल्कुल होगी। तो जीन जो है बेटा, ध्यान सुनेंगे, जीन जो है मेरे पास वो न्यूक्लियोइड पर भी होती है। तो जीन इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोइड ऑल्सो, प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोइड ऑल्सो। तो वो न्यूक्लियोइड पर भी होगी। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? इस बात में कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। हमने यूकैरियोटिक सेल के कोई एग्जांपल बता सकते हो आप में से? यूकैरियोटिक सेल का कोई भी एक एग्जांपल आपको याद हो? बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा जो पढ़ रहे हैं। अमीबा एक एग्जांपल है, उसके अलावा कोई एग्जांपल है? प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, यस और नो? एनिमल सेल हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे, यस, यूग्लिना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे पास हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है जरा समझो। यूकैरियोटिक सेल में मान लो ये सेल बना दिया, इसके अंदर एक और चैम्बर बनता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी कंडेंस फॉर्म प्रेजेंट होती है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो ये होता है क्रोमेटिन। नाउ व्हाट इज क्रोमेटिन, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ध्यान से देखना, मेरे पास ये डीएनए है, इसकी कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। ये हमारे पास डीएनए है, इसकी कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन। क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन बोल रहे हैं। क्लियर है? यस। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया, ये डीएनए है, इसकी कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो आपको क्या पॉइंट समझना पड़ेगा? आपको यह समझना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास क्या होता है? हैव डीएनए, किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। किसकी फॉर्म में? क्रोमेटिन की फॉर्म में। और प्रोकैरियोटिक सेल में वो किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा बताया तो, न्यूक्लियोइड क्या होता है, पढ़ना यहां पर। डीएनए कैप्ट इन कंडेंस, कंडेंस का मतलब इकट्ठा,
उसको हम क्या नाम देते हैं? फॉर्म इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड। अब ठीक है? अब ठीक है? जल्दी बताओ। अब ठीक है? यहां तक क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल का कंडेंस डीएनए साइटोप्लाज्म में मिलता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसी को जेनेटिक मटेरियल, उसी को जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखो क्रोमैटिन किसका बना हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। क्रोमैटिन में एक खास तरह की प्रोटीन होती है जो प्रोकैरियोट में नहीं मिलती। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। डीएनए एक धागा है, उसको एक प्रोटीन पर लपेटा जाता है यूकैरियोटिक सेल में, उन्हें कहते हैं हिस्टोन्स। तब वो इकट्ठा होता है। जैसे मान लो आपने एक लंबा धागा ले लिया, उसको लपेट के एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन्स बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स क्या होती हैं? हिस्टोन्स आर प्रोटीन, ठीक है, ऑन विच डीएनए इज रैप्ड। डीएनए को रैप करते हैं। क्लियर है? डीएनए को लपेटा जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब हिस्टोन्स कहां नहीं होते? किस में लपेटते हैं? यूकैरियोट्स में लपेटते हैं। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं होते। क्लियर है? प्रोकैरियोट में हिस्टोन्स नहीं होते। बेटा मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। जहां पर भी अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस एक्सेप्ट आरबीसी और सीव ट्यूब, तो ट्रू है ये। और दूसरी चीज अगर मैं ये बोल दूं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस, अब मुझे आरबीसी बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर डीएनए होगा तो वो किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रू है। दूसरी चीज क्या है? इन ऑल यूकैरियोटिक सेल क्रोमैटिन प्रेजेंट। ट्रू। अब सवाल ये उठता है कि क्रोमोसोम कब दिखता है? क्रोमोसोम तभी दिखता है जब सेल डिवाइड करता है। इसका मतलब मेरा अगर ये स्किन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में है। इसमें हर एक सेल में डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। बिना जीनोमिक डीएनए किसे कहते हैं बेटा? जो जेनेटिक मटेरियल है उसी का नाम जीनोमिक डीएनए भी है। तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसपे डीएनए लपेटा हुआ होता है, उसको हिस्टोन्स कहते हैं। क्लियर है? तो क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रोमैटिन? डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस थोड़ा सा आरएनए भी आसपास होता है। आप समझो ध्यान से। मैं किचन में कहता हूं, किचन में बर्तन है, पर बर्तन में खाना भी तो बनता हुआ हो सकता है। ऐसे ही क्या है बेटा? क्रोमैटिन में डीएनए है, डीएनए के साथ आरएनए होगा, आरएनए के साथ क्या होगा? प्रोटीन होगा। हो गया? जल्दी बताओ। हो गया? जल्दी लिख लो बेटा। इतना लिख लो, आगे चले। इतना लिख लो, आगे चलेंगे बेटा, जल्दी करो।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? जल्दी बताओ, लिख लिया? लिख लिया? चले, डीपीपी बेटा क्विज की फॉर्म में थोड़ा सा समय तो करा देंगे। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो समझना ध्यान से। आप में से कितने लोगों को पता है क्रोमेटिन क्रोमोसोम में क्या रिलेशन होता है? जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको समझेंगे और मैं पैरेलल लिख भी दूंगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा और इसी के साथ मैं आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी बताऊंगा। ध्यान से देखते चल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां पर आपको बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मेरे पास ये एक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है और अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है और ये डिवाइड नहीं कर रहा, सुनो ध्यान से, नॉट डिवाइडिंग, तो इसमें मेरे पास जो डीएनए होगा किस फॉर्म में होगा बता जल्दी से। अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा तो इसमें मेरे पास क्रोमेटिन होगा। क्या होगा? क्रोमेटिन होगा। यस और नो? और अगर मेरे पास ये सेल डिवाइड कर रहा होगा, ये डिवाइडिंग सेल है, ये कैसा है? डिवाइडिंग सेल है। ये कैसा है? डिवाइडिंग सेल है। यस। तो अगर सेल मेरे पास डिवाइडिंग है, समझना इस बात को, मेरे पास ये सेल डिवाइडिंग है तो इसमें मेरे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम दिखेंगे। क्या दिखेंगे? क्रोमोसोम दिखेंगे। क्या दिखेंगे? क्रोमोसोम विजिबल होंगे। यस। तो यहां पर मेरे पास क्या विजिबल होगा? क्रोमोसोम विजिबल होगा। क्या विजिबल होगा? क्रोमोसोम विजिबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्रोमोसोम विजिबल होगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सबसे पहला पॉइंट क्या मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या होता है? क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में भी हां, एनिमल सेल में भी हां। बट व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड करता है, जब कोई भी सेल डिवाइड करता है, देन ओनली, देन ओनली क्रोमोसोम विजिबल होगा। तभी हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम नाम की चीज विजिबल होगी। समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम तब दिखेगा जब कोई कोशिका, कोई सेल, किसकी? बैक्टीरिया की नहीं, यूकैरियोटिक सेल की डिवाइड करेगी। तो जब यूकैरियोटिक सेल का कोई सेल डिवाइड करेगा, याद करो यूकैरियोटिक मतलब जिस पे न्यूक्लियस है, होता क्या है? डिवाइड करते वक्त न्यूक्लियस टूट जाता है तो क्रोमोसोम किस में आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोम वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक लग रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है? उसकी बात सुनो ध्यान से। तो इसका मतलब व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम इज कंडेंस फॉर्म ऑफ क्या? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में समझो, ये मेरे पास डीएनए है। इस डीएनए को कंडेंस किया तो क्या दिखेगा? क्रोमेटिन। इसको कंडेंस करके मैं क्या बनाऊंगा? क्रोमोसोम बनाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कह रहे हैं। अब क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब यह हुआ कि मैं धीरे धीरे ये क्या कर रहा हूं? कंडेंस कर रहा हूं। कंडेंस मतलब इकट्ठा कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इस दिशा में क्या कर रहा हूं? कंडेंस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कंडेंस कर रहा हूं। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल सिंपल चीजें समझो पहले, नहीं तो क्या होगा बेटा, बैच में दिक्कत आएगी आपको। दिक्कत क्यों आएगी? आप चीजें समझ नहीं पाओगे। क्लियर है? चीजें समझ नहीं पाओगे। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, मेरी बात सुने ध्यान से। बेटा सारे सेल में डीएनए की लंबाई छोटी बड़ी होती है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कम ज्यादा बनते हैं। हमारे सेल में, ह्यूमन सेल में जो डीएनए होगा, मैं तेरे को पूरी बात समझाता हूं, ध्यान से समझियो। तो क्रोमोसोम क्या है? ये कंडेंस, कंडेंस मतलब इकट्ठा होना। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं ह्यूमन सेल में, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल में क्या होता है?
जैसे जो भी क्रोमेटिन है, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन कंडेंस होके कितने क्रोमोसोम बनाएगा, 46। ये एक सेल का क्रोमेटिन, ये एक सेल का क्रोमेटिन कंडेंस होके, क्रोमेटिन क्या होके, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, है ना। ये वन सेल का जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। क्या करेगा, वन सेल का क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। इसका मतलब ये डीएनए, ये क्रोमेटिन है बहुत सारा, ये क्रोमेटिन कंडेंस होके कितने क्रोमोसोम बनाएगा, 46। पी प्लांट में कितने बनाता है, 14। तो अलग अलग सेल में डीएनए की लंबाई छोटी बड़ी होती है, उसके हिसाब से क्रोमोसोम बनता है। यहां तक समझ में आ रहा है। टूट टूट कर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अलग हो जाता है बाद में फिर जुड़ जाता है, ऐसा मान सकते हैं। पर आपको यह समझना है कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन होगा। मैं आपके स्किन सेल की बात करूं जो डिवाइड नहीं, अच्छा एक ऐसा सेल बताओ जो कभी डिवाइड नहीं करता, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में मुझे हमेशा क्या दिखेगा, क्रोमेटिन दिखेगा। यस, हाँ जीन सेम होंगे, जीन जो क्रोमेटिन पे प्रेजेंट है वही क्रोमोसोम पे होंगे, जो जीन क्रोमेटिन पर है वही जीन क्रोमोसोम पे होगी। पर फर्क क्या होगा, क्रोमेटिन एक धागा था बहुत ज्यादा कंडेंस, तो जीन अलग अलग जगह थी, अब वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे चली जाएगी। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। हमारी बॉडी के सेल्स में डीएनए आरएनए दोनों होता है, हां, पर जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है। अब मैं आपको इसका मतलब यह समझा रहा हूं कि पी प्लांट के सेल में, पी प्लांट के हर एक सेल में क्या होगा बेटा, बता जल्दी से, जल्दी बता। पी प्लांट के हर एक सेल में क्या होगा, जल्दी बता, जल्दी चलता है। पी प्लांट के हर एक सेल में क्या होगा, जल्दी बता। हर एक सेल में क्रोमेटिन होगा जो कंडेंस करेगा, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम विच इज 14। यस, विच इज 14। यस, ठीक है। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। बेटा न्यूरॉन क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होते, मान लो, ठीक है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में जरूरी होता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं जीन कहां प्रेजेंट होती है, जीन कहां होगी, जीन इज लोकेटेड किस पर है, ऑन डीएनए। फिर किस पर होगी, क्रोमेटिन पर। फिर किस पर होगी, एंड ऑन क्रोमोसोम। और किस पर होगी, क्रोमोसोम पर भी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जीन जो है डीएनए पर है, क्रोमेटिन पर है, और क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्रोमेटिन को कंडेंस क्यों किया, मैं ये भी समझा देता हूं। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे बताना। देख इधर देख, मेरी बात समझ ध्यान से। तेरे पास, ध्यान से सुनियो, तेरे पास इतना बड़ा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इतना बड़ा डीएनए है। इतने बड़े डीएनए को अगर मुझे इस न्यूक्लियस में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जल्दी बता। कंडेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस डीएनए को कंडेंस कर दिया, इस डीएनए को कंडेंस कर दिया। कंडेंस करके किसी तरीके से, इस डीएनए को कंडेंस करके किसी तरीके से फिर मैंने इसके अंदर रख दिया। कंडेंस करके, कंडेंस करने से क्या हो जाती है, चीज थोड़ी सी मोटी दिखती है और पास पास आ जाती है। तो इस डीएनए को मैंने फिर क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिन। तो मुझे डीएनए से क्रोमेटिन क्यों बनाना है, मुझे डीएनए से क्रोमेटिन क्यों बनाना है, बताओ। क्रोमेटिन क्यों फॉर्म करते हैं, फॉर्म क्यों करते हैं, सो दैट टू कीप डीएनए इन लेस स्पेस, उसको कम जगह में रखने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसका मतलब अगर मुझे इतना बड़ा डीएनए है जिसको मुझे कहां रखना है,
जिसको मुझे किस में रखना है, इसमें। क्लियर है? यस, यहां तक समझ में आ गई? ठीक है बेटा। क्लियर है? हाँ। दूसरा, अब मुझे क्रोमोसोम क्यों बनाना है? मुझे क्रोमोसोम क्यों बनाना है? क्रोमोसोम इसलिए बनाना है बेटा, क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम क्यों बनाना है बताता हूं। जैसे न्यूक्लियस तो रहेगा नहीं, न्यूक्लियस हटा दो। अब मान लो मैंने क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना दिया। मेरी बात समझ ध्यान से। मैंने क्रोमोसोम इसलिए बनाया है ताकि मैं इसको, डीएनए को डिवाइड कर सकूं। ऐसे मैं क्रोमोसोम इसलिए बनाता हूं ताकि मैं डीएनए को बीच में से डिवाइड कर सकूं ऐसे, और दो सेल में भेज सकूं। मैं ऐसे डीएनए को बीच में से डिवाइड करके ना दो सेल में भेज सकूं, ऐसे बीच में से डिवाइड कर सकूं। इसलिए मैंने क्रोमोसोम बनाया। तो क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम क्यों बनाया? कौन बताएगा? क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम क्यों फॉर्म किया? रीजन सोचो। सो दैट, सो दैट वी कैन डिवाइड, वी कैन डिवाइड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इनटू टू इक्वल हाफ। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बेटा आप लोग लिख लेना इसको, ये वाला जरूर लिख लेना। ये समझाने के लिए मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू जाएंगे। मैं एक यूकैरियोटिक सेल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक यूकैरियोटिक सेल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देखोगे? बताऊं? क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा। यूकैरियोटिक सेल जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या रेडी हो देखने के लिए? रेडी हो? बताओ, रेडी हो देखने के लिए क्या चीजें चल रही हैं? बेटा न्यूरॉन्स की लेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब वो परमानेंट नहीं हुआ, उस वक्त तक बात करेंगे उस पर अभी अलग से। पर अभी जो मैं बता रहा हूं वो देखो पहले। यस, अभी जो मैं बता रहा हूं वो देखो। देखो, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। ये हमारे पास क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते हुए चलना। इस यूकैरियोटिक सेल में ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। अब ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में रखा हुआ है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए हमने रखा हुआ है, ये कंडेंस फॉर्म में रखा हुआ है। तो इस डीएनए को क्या बोलोगे, जल्दी बताओ? इस डीएनए को क्या बोलोगे? सर क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे? क्रोमेटिन। अब सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ? इस सेल का डीएनए डबल हो गया। पूरी बात समझना। इस सेल का मेरे पास डीएनए डबल हो गया। कैसे डबल होता है डीएनए? डीएनए रेप्लिकेशन से। ध्यान से सुनेंगे। ये डीएनए है, ये देखो, ये डीएनए डबल हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या हो चुका है? ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें डीएनए डबल हो चुका है, मतलब डबल अमाउंट है डीएनए का।
इसमें क्या हो गया, डबल अमाउंट है, डीएनए का क्या है, डबल अमाउंट है। यहां तक कोई दिक्कत है तुम्हें? अब सुनना, अब क्या होगा, यही सेल, यही सेल फिर क्रोमोसोम बना लेगा। इसी सेल ने क्या किया, इस तरीके से क्रोमोसोम बना लिए, ऐसे, इस तरीके से क्रोमोसोम बना लिए। ये इसका सेंट्रोमियर है, आपको पता है सेंट्रोमियर जैसी कुछ चीज होती है, ये डबल डीएनए ने ऐसे क्रोमोसोम बना लिया। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो क्रोमेटिन था, पहले इसको डबल करते हैं फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम कब दिखेंगे, जब ये सेल डिवाइड करना चाहेगा। अब ये सेल डिवाइड करा, ये सेल डिवाइड करके इसने दो सेल बना दिए। अब इन दोनों सेल में से ये एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, इसके अंदर ये डीएनए चला, ये क्रोमोसोम चलेगा बीच में से। मैंने कहा ना क्रोमोसोम क्यों बनाते हैं, याद करो, क्रोमोसोम क्यों बनाते हैं, इसको बीच में से आधा करने के लिए, ऐसे इनको बीच में से ऐसे आधा करने के लिए हमने क्रोमोसोम बना दिए। हमने क्या कर दिए, क्रोमोसोम बना दिए। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ध्यान देंगे, हमने क्या किया, यहां इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ऐसे ही मैंने यहां इसको कर दिया, इसको कर दिया, ऐसे कर दिया। आधा डीएनए यहां आ गया मान लेते हैं, आधा डीएनए जो मैंने कॉपी बनाई थी ना, आधा डीएनए यहां आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे। बाकी जो डीएनए डबल किया था वो इसमें चला गया, इसमें चला गया, ये देख, ये रहा, ये रहा, मान लो। अब ये क्या करेगा बेटा, ये वापसी खुल के क्रोमेटिन बना लेगा, ये वाला भी वापसी खुल के क्या बना देगा, क्रोमेटिन बना देगा। ये देखो, अब ये न्यूक्लियस के अंदर वापसी क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। यहां पर भी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, बाकी क्या कर दिया इसने, क्रोमेटिन बना दिया। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो अब ध्यान से सुनना जो मैं कहानी समझा रहा हूं। अब ये सेल दोबारा से ये काम कर सकता है, और हो सकता है कि ये वाला सेल क्या हो जाए, परमानेंट। परमानेंट मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेगा। परमानेंट का क्या मतलब होता है, अब ये डिवाइड नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या समझा, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में ऐसे ही होता है। किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जब डीएनए डबल होता है तो क्रोमेटिन डबल हो गया, उसने बना दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बीच में से आधे इसमें चले गए, आधे इसमें चले गए। तो जो क्रोमेटिन ये वाला था वो यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया। अब इसके अंदर क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम वापसी खुल के क्रोमेटिन बना दिया। अब अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो परमानेंट हो जाएगा। अब ये वाला सेल दोबारा डिवाइड कर सकता है ऐसे ही। इसका मतलब समझो ध्यान से, इसका सिंपल सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यह है बेटा कि मान लो जो यूकैरियोटिक सेल होता है, या तो वो परमानेंट हो जाएगा या वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने से पहले डीएनए डबल करके क्रोमोसोम बनाता है। तो जो हम क्रोमोसोम देखते हैं, ये जो क्रोमोसोम आप देखते हो, ये ऑलरेडी डबल डीएनए होता है। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, किसको किसको कंफ्यूजन हुई, समझ में आ गया? सेल साइकिल नहीं चल रहा है, बेसिक पढ़ा रहा हूं सिर्फ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें आगे जाके। तुम्हें चैप्टर लगेगा उस वक्त समझ आया, फिर ऊपर से मैं क्या बताता हूं बेटा, आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, स्टोरी नहीं रियलिटी है। मेरी अपनी एक भांजी है, मैं उसको 11th में मैंने कहा था तू कर अच्छे से, उसने किया, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ी वो। मैंने उसको बोला, क्योंकि मैं, हम लोग 11th नहीं पढ़ाते, ड्रॉपर पढ़ाते हैं, तू पढ़े। उसको 11th थोड़ी आती है, लेकिन उसको चैप्टर के टॉपिक पता है, अंदर क्या पता नहीं। तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहले, अब तेरे 12 चल रहा है, तो एक काम कर, पहले 11 से सेल साइकिल रिवाइज कर, या सेल रिवाइज कर, ताकि बेसिक बने। दूसरी चीज क्या है बेटा, कि हम लोगों को चीजें समझ आती हैं चैप्टर में, पर उसका बेसिक डेप्थ नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि हम बेसिक मिस करते हैं। इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर से रिपीट करूंगा ये सारा, मैं क्या समझा रहा हूं सुनो। मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा, अगर आपको मेरी बात समझ में, फिर रिपीट कर दूंगा। पहले आप ये दोनों स्लाइड लिख लो, ये और अगली स्लाइड लिख लो, मैं एक बार रिपीट करूंगा, मैं एक बार रिपीट करूंगा, ये दोनों स्लाइड आप लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा।
लिख लिया बेटा? सारे हमारी बॉडी के सारे सेल में क्या सेम जीन है? यस, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सेल जाइगोट की डिवीजन से बने हैं। हो गया बेटा? ये वाला देख लो एक बार। हो गया? चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सिंपल सिंपल बताऊंगा। इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से भी आपको दिखा देता हूं, फटाफट से देखना। देखो जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखो मान लो एक सेल है, इस सेल में ये क्या है सर? क्रोमेटिन है। अब क्या हुआ, इस सेल को डिवाइड करना है, तो इसने क्या किया? अच्छा क्रोमेटिन है तो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस क्रोमेटिन को क्या किया? डबल कर दिया। इस क्रोमेटिन को क्या किया? डबल कर दिया। यस और नो? इस क्रोमेटिन को क्या किया? डबल कर दिया। क्रोमेटिन को क्या किया? डबल कर दिया। ठीक है सर, डबल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये हमने इससे क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। ऐसे इस तरीके से क्या बना दिया हमने? क्रोमोसोम बना दिए। किससे बना दिए? क्रोमेटिन से। आपको दिख रहा है क्रोमोसोम बने हुए हैं? ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं बेटा? बता जल्दी से। क्रोमोसोम दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया बेटा? क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिए। अब क्या हुआ? मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मैंने सेल को डिवाइड कर दिया, दो सेल बना दिए। दो सेल बनाने से क्या हुआ? मैंने क्रोमोसोम आधे आधे कर दिए, यहां भी भेज दिए और यहां भी क्रोमोसोम भेज दिए। जब क्रोमोसोम वापसी खुलेंगे, वापसी खुलेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ? वापसी खुलेंगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया क्रोमेटिन, ऐसे वाला। और इसके अंदर आ गया क्रोमेटिन, ये रहा। तो जो ये क्रोमेटिन है वो इस सेल में है, ये वाला क्रोमेटिन इस सेल में, मान लेते हैं। अब मान लो ये सेल परमानेंट हो जाए, ये वाला सेल क्या हो जाए बेटा? परमानेंट हो जाए। परमानेंट का मतलब क्या हो गया? इसका रोल फिक्स हो गया। ये सेल क्या है बेटा? है तो क्रोमेटिन ही, अब ये परमानेंट हो गया। जैसे तुम्हारा स्किन सेल है, परमानेंट का क्या मतलब है? रोल फिक्स होना। ऐसा भी हो सकता है। क्या सर दूसरा भी परमानेंट हो सकता है? हो सकता है, फिर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। तो ये सेल क्या कर सकता है? ये दोबारा डिवाइड कर सकता है। अगर इसको दोबारा डिवाइड करना है, दोबारा डिवाइड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से क्रोमेटिन डबल करना पड़ेगा। यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स है परमानेंट है, जो जाइगोट के मतलब डिवीजन से बने थे। अब उनमें क्रोमेटिन था और वही क्रोमेटिन प्रेजेंट है परमानेंट सेल में। अगर सेल डिवाइड करता है तभी उसमें क्रोमोसोम दिखते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ? बेटा क्रोमोसोम न्यूक्लियस में नहीं होते। रीजन क्या है कि जब क्रोमोसोम दिखते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई होती है, इसलिए नॉर्मली क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं। हाँ ये भी हो सकता था कि जब ये बीच में से अलग हुआ तो ये इस सेल में गया, ये इस सेल में, ये इस सेल में, तो ये इसमें। ये बीच में से अलग होते हैं बेटा। कैसे अलग होते हैं मैं आपको समझाता हूं। कि जैसे हम ये क्रोमोसोम दिखा रहे हैं इस तरीके से, समझ। मान ले मैंने ऐसे क्रोमोसोम दिखाया, ऐसे क्रोमोसोम दिखाया, तो इसकी कॉपी ये है ना यहां पर। तो इनको आपस में अलग करना पड़ेगा ऐसे। ये आपस में क्या होंगे? ऐसे अलग होंगे। अगर मैं इनको अलग नहीं करूंगा, समझ इस बात को बेटा, ये बेसिक चल रहा है बिल्कुल। मैं इसको अलग करूंगा ना जब, ऐसे और ऐसे, समझ। ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो ये अलग सेल में जाएगा, तो ये एक दूसरे की कॉपी है। ये और ये कॉपी है, इसलिए ये दोनों सेल एक दूसरे की कॉपी होते हैं। व्हाट इज कॉपी? मैं कहता हूं, जैसे मेरी बात सुन, मैंने एक तेरे को पेज दे दिया, इधर सुन ध्यान से, मेरी बात समझ ध्यान से। ये पेज है, खाली पेज है, इसकी फोटो कॉपी निकालूंगा खाली आएगी। लेकिन इस पर ये लिखा हुआ है, इसकी फोटो कॉपी निकालूंगा तो लिखा हुआ आएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों सेल एक दूसरे की कॉपी है, तो क्या चीज कॉपी होगी भाई? जीन कॉपी होगी। तो जो जीन इसमें होगी वही जीन इसमें होगी।
इसका मतलब इस क्रोमेटिन पर क्या लिखा हुआ है, जीन लिखी हुई है, जीन है ना, उसी जीन की कॉपी बनाएंगे। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, अब समझ में आ रहा है? यस। तो अगर आप मेरी मेरी तरह सोच पाओ कि मान लो स्किन सेल है, लिवर सेल है, कोई भी सेल आपकी बॉडी में है, वो जाइगोट की माइटोसिस डिवीजन से बना है। डिवीजन करने से पहले उसने अपना डीएनए डबल किया होगा, तब दो सेल बने होंगे। सेल जब दो बनते हैं उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो परमानेंट हो जाए या वो डिवाइड करते रहे। अगर वो परमानेंट हो जाएगा तो उसके अंदर हमेशा क्रोमैटिन ही रहेगा। वो अगर डिवाइड करेगा तभी क्रोमोसोम दिखते हैं, नहीं तो क्रोमोसोम नहीं दिखते। इसीलिए तुम्हें अगर स्कूल में कभी पढ़ाया हो माइटोसिस दिखाएंगे तो अनियन, प्याज के टिप पर दिखाते हैं। क्या है? प्याज के टिप पर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वहीं पर डिवाइडिंग सेल्स मिलते हैं। समझ आ रहा है? हिस्टोन प्रोटीन का क्या हुआ ये डिटेल में पढ़ेंगे, पर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपेटा जाता है। यस, यस। तो यही डायग्राम आपको बस समझाया था मैंने कि अगर सेल परमानेंट हो जाएगा तो डिवाइड नहीं करेगा। अगर सेल दोबारा डिवाइड करना चाहता है, अगेन वांट टू डिवाइड, तो वो क्या करेगा बता? अगर उसको दोबारा डिवाइड करना है, अगर उसको दोबारा डिवाइड करना है तो उसको क्या करना है आपको बता दिया। अब मैं आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से उसको देखेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। एक हैप्लॉइड डिप्लॉइड के कॉन्सेप्ट के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा जो आपको मैंने समझाया। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, सही है। डीएनए इज कंप्रेस फॉर्म में, किस फॉर्म में? क्रोमैटिन। किस फॉर्म में? क्रोमैटिन की फॉर्म में। किसके अंदर? यूकैरियोट्स में। और कुछ? नाउ डीएनए इज प्रेजेंट इन नेकेड फॉर्म। नेकेड फॉर्म किस में होगा बेटा? प्रोकैरियोट में। नेकेड समझ में आता है? साइटोप्लाज्म में। इनसाइड मेम्ब्रेन, इनसाइड मेम्ब्रेन किस में? यूकैरियोट्स में। जेनेटिक मटेरियल कैन बी आरएनए वायरस में। क्या सारे वायरस? नहीं, कुछ वायरस में। यहां तक ठीक है ना? बेटा मुझे एक चीज बताए, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं? कौन है ये बच्चे? मैं स्लो तो पढ़ा रहा हूं, बेसिक पढ़ा रहा हूं बच्चे, बेसिक पढ़ा रहा हूं, पढ़ ध्यान से। अगर तुझे लगता है तो एक बार फिर से समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कि नहीं है पहले बता। ये समझ में आया? मैं लिख देता हूं। दिस इज यूकैरियोटिक सेल, सही है। यूकैरियोटिक सेल में ये क्या है? क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा। हाँ, हो गया। अब सुनो क्या होगा। बिफोर सेल डिवाइड, सेल डिवाइड करने से पहले क्या होगा? क्रोमैटिन डबल हो गया, इसकी एक कॉपी बन गई। डबल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉपी बनती है। क्या बनती है? कॉपी। कॉपी का क्या मतलब होता है? जीन की कॉपी बनती है। ठीक है सर। अब जरा ये देखो, अब ये क्रोमोसोम विजिबल है। क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं? जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। व्हेन सेल अबाउट टू डिवाइड। अबाउट का मतलब डिवाइड करने से पहले। जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें क्या क्या चीज डिवाइड होती है? जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम बीच में से ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। समझो ध्यान से, यहां कितने क्रोमोसोम थे? 1 2 3 4 5 6। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5। फर्क क्या है? बीच में से ऐसे डिवाइड हो गए। अब ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम वापसी खुल जाते हैं। क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? खुल जाएंगे। तो खुलने को क्या बोलोगे?
डी कंडेंस, क्या बोलोगे? डी कंडेंस। तो मेरे पास क्या आ गया? क्रोमेटिन आ गया। क्रोमेटिन के साथ साथ न्यूक्लियस आ जाएगा वापसी। अब सेल परमानेंट हो सकता है, या जो ये सेल बना ये अगेन डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे जाएगा। यही तो पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं बच्चे, है ना? जब क्रोमोसोम बनता है फरीद, नहीं होता वो, न्यूक्लियस टूट जाता है। यस। डीपीपी कब से स्टार्ट होगी? एक दो क्लास के बाद से। रीजन क्या है? वो सेल की है बेटा। इसका मैं डोपा दूंगा, सेल की प्रॉपर डीपीपी आप कर पाओगे फिर, है ना? इतना आतुर मत हो डीपीपी करने के लिए, आराम से करो उसे बच्चे। यहां क्रोमेटिन डबल लिखा है, यहां डीएनए डबल लिखा है। डीएनए क्रोमेटिन एक ही बात है ना, खाली कंडेंस फॉर्म है। तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात को? डीएनए क्रोमेटिन एक ही बात है ना, अलग कैसे है? डीएनए की कंडेंस फॉर्म को ही तो क्रोमेटिन कह रहे हैं। यस बेटा, क्लोन सेल का होता है, कॉपी डीएनए और सेल दोनों की हो सकती है। यस। चले आगे। चले बेटा आगे। चले। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप क्या समझते हो, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं दो तरह के सेल बनाऊंगा, एक ये यूकैरियोटिक सेल है, एक ये यूकैरियोटिक सेल है। ध्यान से देखेगा तो तेरे को एक बार में समझ में आएगी। ये क्रोमेटिन है इसमें, इसमें भी क्रोमेटिन है, ठीक है? या एक काम करते हैं, देख, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान सुनिए मेरे पास। सबसे पहले मान ले, मैं यहां दिखा देता हूं आपको। बेटा हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी जरूरी है समझना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसमें इस डीएनए को क्रोमेटिन कह रहे हैं। जब ये कंडेंस हुआ तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इस तरीके से क्रोमोसोम बनाए। ध्यान से देखियो, इस तरीके से क्रोमोसोम बनाए, ऐसे। ऐसे क्रोमोसोम बनाए। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी इसकी शेप मैच कर रही है, इसकी इसकी और इसकी इसकी। तो ये जो होता है, ये वाला जो जोड़ा होता है, इसको कहते हैं होमोलोगस पेयर। एक जैसे होते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस पेयर कहते हैं। ये कुछ सिमिलर शेप के होते हैं, कुछ सिमिलर शेप के होते हैं ये, ऐसा कुछ होता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल, अच्छा, अलग अलग तरह के कितने क्रोमोसोम है? एक, दो, तीन। इस अलग अलग तरह के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ने क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। क्रोमोसोम कैसा बनाया फिर दिखा देते हैं आपको। हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये वाला क्रोमोसोम और इसकी शेप एक जैसी है, ये और ये एक जैसी शेप के हैं, ये और ये एक जैसी शेप के हैं। तो इसको हमने क्या नाम दिया, एक जैसा दिख रहा है, इसको हमने नाम दिया होमोलोगस पेयर। और अलग अलग तरह के इस क्रोमोसोम को, इसको हमने नाम दे दिया हैप्लॉइड। इसको हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। तो डिप्लॉइड किसको लिखेंगे बेटा? डिप्लॉइड किसको लिखेंगे? सर डिप्लॉइड लिखेंगे 2n से। अगर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, हम क्या लिख रहे हैं बेटा, क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है, क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो वो क्या करता है, वो बनाता है फॉर्म, हमारे पास क्या फॉर्म, क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। अगर सेल डिप्लॉयड है, इफ डिप्लॉयड सेल है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, होमोलोगस पेयर फॉर्म होते हैं, होमोलोगस पेयर फॉर्म होते हैं। अगर सेल हैप्लॉइड है तो होमोलोगस पेयर नहीं फॉर्म होते, क्रोमेटिन होमोलोगस पेयर नहीं फॉर्म करता। मतलब क्या हुआ सर, दोबारा बता दो। क्रोमेटिन नॉट फॉर्म होमोलोगस पेयर। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, समझ। देख, मान ले एक डिप्लॉयड सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये क्रोमेटिन है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कैसा सेल है? डिप्लॉयड है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो इसने जो क्रोमोसोम बनाए वो ऐसे जोड़े में बनेंगे। कितने बन सकते हैं? डिपेंड ऑन सेल, ऐसे जोड़े में बनेंगे अगर डिप्लॉयड सेल है। अब यहां पर अगर तू ध्यान से देखेगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं 2n, इसको भी मैं 2n लिखूंगा, पर अभी क्रोमोसोम नहीं बने, क्रोमेटिन है। यहां पर मैं 8 लिख सकता हूं क्योंकि मैं काउंट कर पा रहा हूं। क्लियर है? क्रोमोसोम काउंट कर पा रहा हूं। ये डिपेंडिंग ऑन सेल होता है। मान लो अगर कोई सेल हैप्लॉइड है पहले से, कोई सेल पहले से क्या है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड को हम कैसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। और जब वो क्रोमोसोम बनाएगा तो वो क्रोमोसोम ऐसे बनाएगा, ऐसे अलग अलग तरह के बना रहा है ऐसे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एन लिखूंगा। एन के बराबर 4। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं, मैं 2n इसको भी लिख सकता हूं, इसको भी लिख सकता हूं, पर यहां पर 2n लिखने का फायदा नहीं क्योंकि क्रोमेटिन है। 2n लिखने का सही फायदा तब होता है जब क्रोमोसोम दिख रहे हो। तो यहां जोड़े में है, इसको 2n इज इक्वल टू 8 लिख रहे हैं। यहां पर अलग अलग टाइप के तो n इज इक्वल टू 4 लिख रहे हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन डिप्लॉयड है, हमारे सारे सेल डिप्लॉयड हैं। तो ये जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएंगे तो कितने क्रोमोसोम बनाएंगे? कितने क्रोमोसोम बनाएंगे? 46। तो इसका मतलब ये 2n जो होता है ये कॉमन टर्म होती है। ये ह्यूमन सेल के लिए भी लिख लो, पी के लिए भी लिख लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं आपसे कहूं ये पेयर है, अब इस पेयर में से अलग अलग टाइप के सेट को हैप्लॉइड कहते हैं। अगर इसी का एक जोड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा? डिप्लॉयड 2n है, इसको ऐसे दिखाते हैं। हैप्लॉयड n है ना, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। मल्टीपल क्रोमोसोम डी कंडेंस होके वापसी क्रोमेटिन ही बनाते हैं और कंडेंस होके वापसी क्रोमोसोम बनेगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? चले आगे, चले आगे। अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से, थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूं। जैसे मान लो
मान लो ये प्लांट है, ये एक ट्री है, इसमें ये स्टेम होगी, लीफ होगी ऐसे, और ये मान लेते हैं इसमें ये फ्लावर बन रहा है ऐसे। ध्यान से सुनियो, मैं ये फ्लावर बन रहा है इसमें, इस फ्लावर में सेपल पेटल होंगी, पर एक स्ट्रक्चर ये भी है, ये आपने देखा है कि नहीं देखा? तो जैसे मैं बताता हूं, मान लो ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, मान लो ये फ्लावर में भी जो भी चीज है। अब अगर ये सारे डिप्लॉयड हैं, सारे डिप्लॉयड है मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन। तो ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन इसके अंदर हैप्लॉयड सेल होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉयड सेल होते हैं। अब वो हैप्लॉयड सेल कहां से आते हैं? मियोसिस से आते हैं। मैं बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मोस्ट सेल या ऑल सेल डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड। यस, ऐसे 2n है। यस, और उनको हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल। क्या नाम देते हैं? सोमैटिक सेल। अब अगर मैं यहां बात करता हूं किसकी? गोनेड्स की। गोनेड्स का मतलब होता है टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी, इनके अंदर इनसाइड विच हैप्लॉयड सेल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हैप्लॉयड सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बॉडी में मोस्टली सेल डिप्लॉयड हैं, उन्हें सोमैटिक सेल कहते हैं। गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरी में हैप्लॉयड सेल मिलते हैं, जिनमें जो जो बेसिकली क्या है, हमारे पास गैमेट्स हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से, सुनिए ध्यान से। मान ले ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारे सेल हैं। अगर मैक्सिमम सेल डिप्लॉयड है तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा। अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ह्यूमन डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि उसके मैक्सिमम सेल डिप्लॉयड है। तो क्या ह्यूमन में कोई हैप्लॉयड सेल नहीं होता? होता है। समझ इस बात को। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड या डिप्लॉयड है? वो डिपेंड करता है कि उसमें मैक्सिमम समय तक या मैक्सिमम कौन से सेल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, अब इस प्लांट के मैक्सिमम सेल डिप्लॉयड है, तो ये डिप्लॉयड प्लांट है। लेकिन अगर क्या मैं पूछूं इसमें कोई हैप्लॉयड स्टेज होती है? बिल्कुल होती है। समझ आ रहा है? बिल्कुल होती है। और वो हैप्लॉयड स्टेज क्या हो सकती है? गैमेट हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोट्स में, क्या हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों प्रकार के सेल होते हैं, पर उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर मोस्टली सेल्स कौन से हैं। समझ आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? जैसे आपके घर के बाहर गाय दिखेगी, वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके मोस्टली सेल डिप्लॉयड हैं। तो क्या उसमें हैप्लॉयड सेल्स नहीं होंगे? गैमेट्स होंगे। हैप्लॉयड क्या है ये बता दिया आपको, क्लियर है? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। अच्छा, गाय के स्किन सेल में कौन सा डीएनए किस फॉर्म में होगा? सर, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमोसोम कब दिखेगा? जब डिवाइड करेगा। हमारी बॉडी में डिवीजन कहां होती है? स्किन के नीचे डिवीजन होती है, या माउथ में भी सेल्स डिवाइड करते हैं, बोन मैरो में करते हैं। तो जहां भी डिवीजन हो रही होगी वहां क्रोमोसोम दिख सकते हैं। यस, वहां क्रोमोसोम दिख सकते हैं। यस और नो? यस और नो? जैसे हम ब्रश करते हैं ना, तो बहुत सारे सेल्स ये मुंह के अंदर डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर मुझे क्रोमोसोम देखने हो डिवाइडिंग, तो मुझे यहां से दिख भी सकता है, नहीं तो मुझे अनियन की टिप लेनी पड़ती है। अनियन अनियन की टिप पर वहां डिवीजन हो रही है। यस, क्लियर है? तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं आज। ठीक है। एक्चुअल में क्या है बेटा, इस स्लाइड में वो है नहीं। क्या नाम है, एक मिनट रुक जाओ। आपके पास है? सबके पास वो? मैं एक बार इसी में से डायरेक्ट बता दूं आपको आंसर्स।
उसके आंसर्स बता दूं जो मैंने